स्टूडेंट्स, अब हम सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस की बात करेंगे और इस टेबल से हम समझेंगे कि सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं और हम ये मालूम करेंगे कि केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं और ये परमानेंट होते हैं। चलिए अब हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। केमिकल चेंजेस इन अ सब्सटेंस में जो केमिकल चेंज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। न्यू सब्सटेंस फॉर्म और केमिकल चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और उससे नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का जलना। जब पेपर जल जाता है तो क्या कौन कौन से न्यू सब्सटेंस मिलते हैं, ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा कि जब पेपर जलता है तो उसमें से राख निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक गैस का नाम जो होता है, ठीक है, यानी कि उसमें से जो धुआं निकलता है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें। ठीक है, तो इससे पेपर के बर्निंग होने पे न्यू सब्सटेंस ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो न्यू सब्सटेंस होते हैं ये परमानेंट होते हैं। अब हम ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड से सोचें कि हम फिर से पेपर फॉर्म कर लें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, अब सेकंड, कुकिंग ऑफ फूड विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह से जब हम खाना पकाते हैं तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब वो इंग्रेडिएंट्स जब खाना पक जाता है तो उन इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से क्या होता है, कुक्ड डिश बनती है, यानी कि एक पकी हुई डिश तैयार हो जाती है। अब आप उस डिश से सोचें कि हम इंग्रेडिएंट्स को अलग कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो पका हुआ जो खाना होता है, प्रिपेयर जो डिश होती है, ठीक है, वो कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है और वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये ऐसा चेंज क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने फूड का ख़राब होना। अब ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे केमिकल चेंज है, चलिए जानते हैं। गैस प्रोड्यूस्ड मेक्स द स्पॉइल्ड फूड स्मेल फाउल, यानी कि जब फूड स्पॉइल होता है, ख़राब होता है, तो उसमें क्या होती है, गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है, यानी कि गंदी स्मेल आने लगती है। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है और ये परमानेंट भी होता है, क्योंकि जब खाना ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है और उसमें से फाउल स्मेल आने लगती है, ठीक है, तो उससे हम फिर से फ्रेश फूड तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया और इससे क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन एक्सपोज टू द एयर। जब आयरन में जंग लगती है तो वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो आयरन में क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाती है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। अब आप और से न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, ब्राउन कलर्ड रस्ट ऑन द आयरन पीस। जो आयरन का पीस होता है उसमें ब्राउन कलर की रस्ट फॉर्म हो जाती है। आपने देखा होगा जब जंग लगती है आयरन के पीस पे तो ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब आप को कहा जाए कि उस रस्ट से, ब्राउन कलर की जो रस्ट है उससे फिर से आप आयरन का पीस प्रिपेयर कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये केमिकल चेंजेस होता है और परमानेंट चेंज होता है और उससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, कंपोस्टिंग ऑफ लीव्स एंड फूड। इसी तरह से जब हम फूड और जो लीव्स होती हैं, बचा हुआ जो खाना होता है, जो लीव्स होती हैं
उसको जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तो उससे न्यू सब्सटेंट क्या फॉर्म होता है, मैन्योर, यानी कि खाद, जिसको हम प्लांट में या फील्ड में क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, तो उससे मैन्योर बनती है। यदि हम मैन्योर से फिर से लीव्स और फूड बनाना चाहें तो वो प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि ये केमिकल चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। एक बार जो चेंज हो जाता है फिर वो वैसा ही रह सकता है, फिर उसके वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। अब जो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, वो भी कैसा है, केमिकल चेंज होता है, और उससे न्यू सब्सटेंट क्या फॉर्म होता है, फूड फॉर्मेशन इन प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन होता है उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। अब आप जो फूड की जो प्रिपेयर होता है, फिर से आप उसके ओरिजिनल फॉर्म को प्रिपेयर करना चाहें तो वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा है, केमिकल चेंज है और उससे न्यू सब्सटेंट फॉर्म हो रहा है। एसिड एंड बेस रिएक्ट्स इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसी तरह से हमने एसिड बेस जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि एसिड और बेस को जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहलाती है। तो उससे क्या फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाते हैं। और जो ये जो सॉल्ट और वाटर जो फॉर्म होते हैं ये कैसे हैं, न्यू सब्सटेंट फॉर्म होते हैं, और ये परमानेंट चेंज होते हैं, यानी कि ये केमिकल चेंजेस होता है। और यदि हम अब वाटर और सॉल्ट से फिर से आप एसिड और बेस को और की ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है, और ये केमिकल चेंजेस कहलाता है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। इसी तरह से जो फायर क्रैकर्स होते हैं, यानी कि पटाखे होते हैं, जब उनको बस्ट कर दिया जाता है तो उससे न्यू सब्सटेंस, हीट, लाइट एंड गैसेस क्या होती हैं, रिलीज़ होती हैं। आपने देखा होगा जब दिवाली के टाइम पे फायर क्रैकर्स बस्ट होते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, लाइट निकलती है, और डिफरेंट गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन आप इन सब से, हीट, लाइट और गैसेस से फिर से आप फायर क्रैकर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा है, ये फॉर्म्ड हो रहा है और ये परमानेंट चेंज है, और ये इनसे फिर से हम फायर क्रैकर्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार जो चेंज हो गया तो वो हमेशा के लिए वो वैसा ही हो जाता है, फिर से हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, और ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टडी करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन एडिशन टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, फॉलोइंग चेंजेस में आल्सो अकर। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनने के अलावा और भी चेंजेस हो सकते हैं। अब ये चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, हीट और अ चेंज इन लाइट, यानी कि गर्मी और जो लाइट है, ये प्रकाश जो होता है उसमें चेंज हो सकता है। सेकंड, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ गैस, गैस का प्रोडक्शन हो सकता है। आ चेंज इन स्मेल और ऑर्डर, उस जो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो स्मेल जो आ रही है, यानी कि जो गंध आ रही है, उसमें चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि रोटन एग प्रोड्यूस ऑर्डर ड्यू टू डिकम्पोजिशन विच इज़ अ केमिकल चेंज, यानी कि एक सड़ा हुआ जो अंडा होता है, ठीक है, जिसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होने के कारण से उसमें क्या होती है, फाउल स्मेल आने लगती है, मतलब कि गंध पैदा हो जाती है, जो कि क्या है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड
प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जो केमिकल जो रिएक्शन हो रही है उसमें प्रेसिपिटेट भी क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स एंड डाइजेशन ऑफ बाय एनिमल्स आर बोथ केमिकल चेंजेस विच आर वेरी यूजफुल टू अस। अब जो फोटोसिंथेसिस प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है प्लांट में, यानी कि खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, और एनिमल में जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, दोनों ही क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि विच आर वेरी यूज़फुल टू अस, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स को क्या मिलता है, फूड मिलता है, और जो डाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें एनिमल में जो फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और दोनों ही क्या है, केमिकल चेंजेस हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, if you cut an apple and leave it for some time, the cut portion turns brown। यदि आपको किसी एप्पल को काटते हैं और उसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो जो कट पोर्शन होता है वो ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है, यानी कि जो कट पोर्शन है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, when the cut surface is exposed to the oxygen in the air, क्योंकि जो कट सरफेस होती है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से के कांटेक्ट में आकर रिएक्शन करती है। इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, जिससे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, एंड सो द कट सरफेस लुक्स डार्कर इन कलर, जिससे कि जो कट सरफेस है उसका कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। दिस केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल, और ये जो केमिकल चेंज होता है ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से जो उसकी ओरिजिनल जो फॉर्म होती है एप्पल की, हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ये परमानेंट चेंज होता है, इसीलिए ये कैसा, ये जो चेंज होता है वो इरिवर्सिबल कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जो केमिकल चेंजेस हैं उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कि हमें ये केमिकल जो चेंजेस हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे कि हमने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स of how chemical change are useful to us in our everyday life, यानी कि जो एग्ज़ाम्पल हैं, जो डिफरेंट जो एग्ज़ाम्पल जो हमने स्टडी किए थे, उनके हिसाब से जो केमिकल जो चेंजेस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं, ठीक है, उनका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि किस तरह से वो यूज़फुल हैं। फर्स्ट, metals like iron are extracted by a number of chemical reaction। फर्स्ट जो है, जो मेटल्स, जितने भी जो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन को क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड, मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके द्वारा क्या की जाती है, मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। थर्ड, मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। इसी तरह से जो केमिकल जो चेंजेस होते हैं उनके परिणामस्वरूप, ठीक है, उनके द्वारा ही क्या किए जाते हैं, प्लास्टिक
और जो डिटर्जेंट्स हैं जैसे प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि उनका उत्पादन किया जाता है। फोर्थ, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। अब जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन जो लेयर होती है, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि बचाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ केमिकल चेंज, ठीक है, और यह क्या है, एक केमिकल चेंजेस के कारण ही का ही कारण है, जिससे जो ओजोन लेयर जो होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेस एंड फॉर्म्स ऑक्सीजन गैस एज द न्यू सब्सटेंस। ओजोन जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और न्यू सब्सटेंस के रूप में ऑक्सीजन गैस बनाती है। तो आपने जैसे कि स्टडी की केमिकल चेंजेस की, ठीक है, तो हमने इससे मालूम किया जो केमिकल चेंजेस है वो हमारी डेली लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने अपने चारों ओर होने वाले चेंजेस को स्टडी किया था। फिज़िकल चेंजेस के बारे में स्टडी किया, केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी किया, और केमिकल चेंजेस की क्या इम्पोर्टेंस है उसको हमने स्टडी किया। अब हम इस टेबल के थ्रू क्या कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। सब्सटेंस की जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें चेंजेस होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। जो सब्सटेंस के केमिकल जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, चेंज होता है, उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। सेकंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जबकि केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। थर्ड, यूजुअली आर टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज। यूजुअली जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं, और वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी कि वो फिर से उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। यूजुअली अ परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज। जो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वो कभी भी मतलब कि दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते हैं, यानी कि वो परमानेंट होते हैं, और ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं। फोर्थ, वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर वो रिलीज होती है। A lot of energy in the form of heat, sound, light is absorbed or released। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो एनर्जी होती है बहुत अधिक मात्रा में या फिर एब्जॉर्ब होती है या फिर वो रिलीज़ होती है, यानी कि निकलती है, और वो हीट के फॉर्म में भी निकल सकती है, साउंड के फॉर्म में भी और लाइट के फॉर्म में भी रिलीज़ हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। अब हम इसको स्टडी करेंगे। रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन आयरन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर और डंप एयर।
रस्टिंग एक केमिकल चेंज होता है जिसमें जब आयरन जो मेटल होती है वो डायरेक्ट एयर और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में एक साथ आती है, तब क्या होती है, रस्टिंग प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग दिस केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और जब ये केमिकल जो चेंजेस के दौरान एक न्यू सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड रस्ट, जिसको हम कॉमनली रस्ट के नाम से जानते हैं। रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो रस्टिंग जो प्रोसेस है, जो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। आयरन यानी कि लोहा, और उसका जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो Fe होता है, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, प्लस वाटर यानी कि H2O। ये वाटर का फॉर्मूला है और ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, और लोहा यानी कि आयरन, उसका फॉर्मूला Fe होता है। अब जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, जो रस्टिंग प्रोसेस होती है जब आयरन एयर वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में एक साथ आती है तब रस्टिंग प्रोसेस होती है। तो इस इक्वेशन में भी ये देखिए आयरन, ठीक है, और कि जब ऑक्सीजन और वाटर से जब रिएक्शन हो रही है एक साथ तो क्या फॉर्म हो रहा है। अब ये जो कहलाते हैं रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो न्यू प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, आयरन ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन लेयर ऑन आयरन, जो कि आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर की आप लेयर जो देखते हो वो आयरन ऑक्साइड होती है, और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। फॉर रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर आर एसेंशियल। जब रस्टिंग प्रोसेस होती है तो एयर एंड वाटर दोनों का एक साथ कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी होता है। रस्टिंग इज एन अनडिजायरेबल केमिकल चेंज विच स्लोली ईट अवे इन द आयरन ऑब्जेक्ट एंड मेक्स इट यूजलेस। रस्टिंग क्या है, एक केमिकल चेंज होता है जो कि धीरे धीरे क्या होते हैं, आयरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या कर देता है, ख़त्म कर देती है। और वो जो मेटल्स होती है, जो आयरन होती है, वो के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, क्योंकि रस्टिंग होने से वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके पाउडर के फॉर्म में आती जाती है और वो झड़ती जाती है। इसीलिए फिर वो आयरन ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, फिर हम उनको यूज़ में नहीं ले सकते। तो अब जो रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, तो उससे हमने क्या सीखा कि जो आयरन है उसमें आयरन जो होती है, जो आयरन वाटर और एयर के डायरेक्ट दोनों के साथ एक साथ कांटेक्ट में आती है, तब क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस होती है। और क्या न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब हम रस्टिंग को डिफरेंट मेथड से किस तरह से प्रिवेंटेड कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, पेंटिंग और ग्रीसिंग। फर्स्ट मेथड क्या है, पेंटिंग और ग्रीसिंग। अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट और ग्रीस प्रिवेंट द आयरन सरफेस फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट with air and water vapor, thus prevents rusting। जब जो आयरन की जो सरफेस होती है उस पर जब हम उसको या फिर हम पेंट कर देते हैं या फिर उस पर हम ग्रीस लगा देते हैं,
तो उससे हम रस्टिंग से उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब पेंट और ग्रीस की जो लेयर जब आयरन पर लग जाती है तो वो डायरेक्ट एयर और वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, जिससे क्या हो जाती है, वो रस्टिंग से बच जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो कूलर्स वगैरह जो होते हैं, जो आयरन के बॉडी बनी हुई होती है, उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्योंकि पेंट करने से क्या हो जाता है, जो आयरन की जो सरफेस है वो डायरेक्ट एयर और वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती और उस पर रस्टिंग नहीं हो पाती है। विंडो ग्रिल्स, आयरन फर्नीचर एंड आयरन ब्रिजेस आर पेंटेड while iron tools and machine parts are greased with oil। इसी तरह से जो विंडो ग्रिल्स होती हैं, आयरन के फर्नीचर होते हैं और आयरन के जो ब्रिज होते हैं, यानी कि पुल जो बने हुए थे आयरन से, लोहे से, उनको भी क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, जिससे कि वो उसमें रस्टिंग नहीं हो पाए और वो उससे प्रिवेंट रह सके। इसी तरह से जो आयरन के टूल्स होते हैं और जो मशीन होती हैं, मशीन के जो पार्ट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, टाइम पर क्या किया जाता है, ग्रीस किया जाता है ऑयल से, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती और वो डिस्ट्रॉय होने से या उस यूजलेस होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। Chrome plating and galvanization. The process of coating iron with a layer of chromium is known as chrome plating। आयरन पे जब क्रोमियम की जो लेयरिंग की जाती है, लेयर की जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। टैप्स, बाइसिकल हैंडल्स एंड कार बम्पर्स आर यूजली क्रोम प्लेटेड। आपने जो नल देखे हैं, टैप जो देखे हैं, बाइसिकल के जो हैंडल होते हैं और जो कार के बम्पर्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, क्रोम प्लेटेड होते हैं, यानी कि उस पर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization। और जब आयरन पर जिंक की लेयर की कोटिंग की जाती है या उसको डिपॉजिट किया जाता है उसके ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन पाइप्स यूज्ड एट होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड। अब जो हमारे घरों में जो आयरन के जो पाइप होते हैं, उनके ऊपर जो पानी ले जाने में हेल्प करते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, गैल्वेनाइज किए हुए होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर। क्रोम प्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन मेक द आयरन रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। अब जो क्रोम प्लेटिंग जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी और जो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस पढ़ी थी, ये दोनों ही प्रोसेस जो होती हैं आयरन को डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिससे कि रस्टिंग से वो क्या कर देती है, उनको बचा देती है आयरन को, और उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती है। और ये क्या है, इसके प्रिवेंशन मेथड है क्रोम प्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। और क्रोम प्लेटिंग में क्रोमियम की कोटिंग की जाती है और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक की कोटिंग की जाती है। मेथड थर्ड, एलॉइंग। एलॉइंग होता है मिश्रित धातु को हम एलॉइंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ mixing one or more metals to form a new substance is called alloying। जब एक या एक से अधिक मेटल को एक साथ मिक्स
करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस होती है, और उससे क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलॉइंग कहते हैं। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। एलॉय डू नॉट रस्ट एट ऑल। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जो क्रोमियम, निकल और मैंगनीज जैसे कार्बन और मेटल को मिलाकर बनाया जाता है। एलॉय में जो एलॉय होती है उसमें रस्ट नहीं लगती है। Interesting fact: the iron pillar near Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago, but it has not rusted at all. दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है जो कि 1600 साल पुराना है और जिसमें कभी भी रस्ट नहीं लगती है। इट इज़ मेड ऑफ 98% आयरन, जो कि 98% आयरन का बना हुआ है। एंड द फैक्ट दैट इट हैज़ नॉट रस्टेड हाईलाइट्स दैट एंशंट इंडिया वॉज वेरी एडवांस्ड in its knowledge of materials and understanding of rust resistance। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इसमें कभी भी रस्ट नहीं लगती है। अब जो एंशंट इंडिया था, यानी कि पुराना इंडिया, उसमें लोग इतने एडवांस थे और उनमें इतनी नॉलेज थी मटेरियल्स को लेके कि वो जानते थे कि रस्टिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये आयरन पिलर है। क्रिस्टलाइजेशन। वी लर्न इन Class 6 that salt can be obtained by evaporating sea water। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि जो सी वाटर होता है उसको इवेपोरेटिंग प्रोसेस के द्वारा कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउएवर द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर वेरी स्मॉल। अब जो इवेपोरेटिंग के द्वारा जो सी वाटर से जो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो ऑब्टेन होता है वो प्योर नहीं होता है और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। लार्ज क्रिस्टल्स of pure substances can be obtained from their solutions by the process known as crystallization। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा प्योर सब्सटेंस के सॉल्यूशन से हम लार्ज क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स is called crystallization। सब्सटेंस के कंसनट्रेटेड जो सॉल्यूशन, गर्म कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करके हम जो क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ फिजिकल चेंज, और यह एक फिजिकल चेंज है। Please note that the soluble impurities do not crystallize and hence remains behind in the solution। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होती हैं और उसमें सॉल्यूशन के अंदर रह जाती हैं। इम्प्योर common salt obtained from sea water through evaporation is called purified by the process of
क्रिस्टलाइजेशन। सी वाटर को जब इवेपोरेशन प्रोसेस की जाती है तो उससे इम्प्योर कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है, जिसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम प्यूरिफाई कर सकते हैं या प्यूरिफाई किया जा सकता है।